बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से। आज हम फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 13 जो पहले हमने स्टार्ट किया था, हमने फर्स्ट लेक्चर में उसको स्टडी किया था। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये कहा था कि रेस्पिरेशन क्या होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन प्लांट के अंदर हमने देखा था और एनिमल्स के अंदर भी हमने स्टडी किया था। एनिमल्स के अंदर जस्ट हमने दो एनिमल्स को स्टडी किया था, एक था हाइड्रा था और दूसरा हमारे पास अर्थवर्म था। आज के लेक्चर में हम फिशेस को स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि फिशेस के अंदर किस तरह से रेस्पिरेशन या गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। ये जो फिशेस है ना, ये अपने गिल्स को यूज़ करके रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। अब ये किस तरह से करते हैं ये हम इसमें रीड करते हैं। द गिल्स एट द जंक्शन ऑफ हेड एंड द ट्रंक। अब देखना ये जो गिल्स होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जंक्शन ऑफ हेड और ट्रंक। अब देखना जो हेड है और जो ट्रंक है फिशेस का, ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। In the aquatic animals, gills are the more effective and the highly modified the organ for the gases exchange. अब देखना ये जो एक्वेटिक एनिमल्स है ना, उनके अंदर जो गिल्स है ना वो इफेक्टिव और हाईली मॉडिफाइड ऑर्गन है गैसेस एक्सचेंज का। मतलब गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए जो गिल्स है ना वो हाईली मॉडिफाइड ऑर्गन है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मतलब एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके अंदर गिल्स क्या हैं, हाईली मॉडिफाइड फॉर्म में है। इन फिशेज गिल्स आर प्रेजेंट इन द पेयर ऑन द अदर साइड ऑफ बॉडी ऑलमोस्ट एट द जंक्शन ऑफ हेड एंड द ट्रंक। अब देखना जो ये जो फिशेज है ना, इसके अंदर जो गिल्स है ना वो पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, ये जो गिल्स है ना ये हेड और ट्रंक दोनों साइड, मतलब हेड और ट्रंक की दोनों साइड के ऊपर प्रेजेंट है और पेयर की फॉर्म में ये गिल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं कि मतलब जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं और जो बोनी फिशेस होती हैं ना, वहाँ पे कितने पेयर्स की तादाद में ये जो गिल्स है ना ये प्रेजेंट होती हैं। In cartilaginous fishes, there are 4 to 5 pair of gills which open through the gills side and are visible on the surface of pharynx. अब देखना ये जो cartilaginous fishes होती है ना, उसके अंदर 4 से 5 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं जो ओपन होते हैं गिल स्लिट के ज़रिए से, और ये विजिबल होते हैं, मतलब जो फेरिक्स की सरफेस है ना वहाँ पे ये विजिबल होते हैं। मतलब ये जो कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं ना, उसके अंदर 4 से 5 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं जो ओपन होते हैं गिल स्लिट के ज़रिए से और विजिबल होते हैं फेरिक्स की सरफेस पे। अब हम देखते हैं कि जो बोनी फिशेज है ना उसके अंदर किस तरह का सिस्टम होता है। ये जो गिल्स है मे बी प्लेस्ड इन द ब्रोंकियल कैविटीज़। अब देखना जो ब्रोंकियल कैविटीज़ है ना, ये गिल्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं विच आर कवर्ड बाय द ओपरक्यूलम, और ये कवर होते हैं ओपरक्यूलम से। ओपरक्यूलम क्या होती है, ये एक ओपनिंग होती है, मतलब ये जो ब्रोंकियल कैविटी है ना ये कवर होती है ओपरक्यूलम से, जिसके ज़रिए से ये गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। ये प्रोसेस होता है बोनी फिशेस के अंदर। अब देखते हैं कि ना ये जो गिल्स है ना इसके अंदर किस तरह ये जो फिशेस होती है ना ये किस तरह से मतलब अपनी गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। पहले तो हमने ये कहा कि कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर कितने गिल्स पेयर मौजूद होते हैं, फिर हमने बोनी फिशेस की बात की। अब हम ओवरऑल बात करें कि फिशेस के अंदर ना मतलब ये जो हर्ट है वो किस तरह से गैसेस को एक्सचेंज करता है। अब देखें ना ये जो हर्ट है ना ये मतलब गिल्स के अंदर वन डायरेक्शन फॉर्म में होता है। अब देखें ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ना, हार्ट रिसीव करेगा डिफरेंट पार्ट ऑफ दियर बॉडी से, मतलब जो हार्ट है ना वो रिसीव करता है जो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये रिसीव करेगा और पंप करेगा इनटू द गिल्स थ्रू फ्रॉम द हार्ट। मतलब ये पंप करेगा गिल्स के ज़रिए से और ये लेके जाएगा हार्ट की तरफ। ये मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अब हार्ट की तरफ ये चला गया। अब क्या करेंगे, अब मतलब ये होगा ये जो हार्ट है ना ये अपने मतलब वहाँ पे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उसकी करेगा, मतलब इसको यूज़ करेगा और जो ऑक्सीजन होगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी ना उसको रिलीज़ कर देगा। अब ये किस तरह से रिलीज़ करता है, एंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एज द वाटर पास ओवर द गिल्स। अब देखना ये जो वाटर होगा ना वो गिल्स के ज़रिए से पास होता है। अब ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ना बिटवीन द ब्लड एंड द वाटर टेक प्लेस। अब ये जो गैसेस एक्सचेंज होगी ना, एक तो वो ब्लड के ज़रिए से होगी, दूसरे क्या होता है वाटर के ज़रिए से ये गैसेस एक्सचेंज हो जाएंगे। ये था मतलब कि किस तरह से फिशेस के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये जो गैसेस एक्सचेंज होते हैं फिशेस के अंदर वो वन डायरेक्शन में होती है, मतलब जहाँ से ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन को लेके जाएगा और वहीं से ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देगा।
ये था फिशेस के अंदर प्रोसेस। अब हम देखते हैं कि ना जो फ्रॉग है ना, इसके अंदर किस तरह से गैसेस के एक्सचेंज होती हैं। अब ये जो फ्रॉग है ना, इसके अंदर तीन प्रोसेस के ज़रिए से गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। एक तो स्किन के ज़रिए से गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, दूसरा बकल चैम्बर के ज़रिए, और थर्ड पे हमारे पास है लंग्स के ज़रिए से भी ये गैसेस को एक्सचेंज करता है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू द लंग्स। अब ये जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन है ना, ये मतलब लंग्स के ज़रिए से गैसेस को एक्सचेंज होती है। अब देखें ये जो फ्रॉग है ना, फ्रॉग क्या करता है, अपने नोस्ट्रल के ज़रिए से ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाएगा। नोस्ट्रल क्या होता है, ये जो नाक के नथने होते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, नोस्ट्रल कहते हैं। इन दी फ्रॉग व्हेन दी नोस्ट्रल ओपन। अब देखें ना, ये जो फ्रॉग है ना, वो क्या करेगा, अपने नोस्ट्रल को ओपन करेगा, माउथ क्या होगा, क्लोज होगा, और इंटर इन एयर थ्रू दी नोस्ट्रल। एयर इंटर होगी नोस्ट्रल के अंदर, माउथ में क्या होगा, क्लोज होगा, और एयर इंटर होगी नोस्ट्रल के ज़रिए से। वेन ना दिए एयर इंटर, जब एयर इंटर हो जाएगी द नोस्ट्रल क्लोज। अब ये जो नोस्ट्रल है ना, वो क्लोज कर देंगे, और जो बकल कैविटी का फ्लोर है ना, वो क्या हो जाएगा, राइज अप हो जाएगा। मतलब जो बकल कैविटी है ना, वो राइज अप हो जाएगी। एज द रिजल्ट एयर इज़ पुश इनटू द लंग्स। जैसे ही बकल कैविटी राइज अप होगी, जो मतलब एयर है ना, वो लंग्स की तरफ मूव आउट होगी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनहेलेशन का प्रोसेस कहते हैं, या इनटेक ऑफ एयर कहते हैं। मतलब देखें ना, पहले क्या करेंगे, जो फ्रॉग है ना, वो अपने नोस्ट्रल के ज़रिए से ऑक्सीजन एयर को अपने बॉडी के अंदर लेके जाएंगे। जब बॉडी के अंदर लेके जाएंगे, माउथ क्या होगा, उसका क्लोज होगा। जैसे ही वो ऑक्सीजन को अंदर लेके जाएंगे, माउथ नोज क्या हो जाएगा, नोस्ट्रल क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, और माउथ क्या होगा, ओपन हो जाएगा। और जो बकल कैविटी है ना, उसकी जो फ्लोर है ना, वो क्या होगी, राइज अप हो जाएगी। जब बकल कैविटी राइज अप होगी ना, वो मतलब पुश करेगा एयर को लंग्स की तरफ। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनहेलेशन कहते हैं, या इनटेक ऑफ एयर कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो लंग्स का स्ट्रक्चर है, वो किस तरह से होता है। इन द फ्रॉग द लंग्स आर द balloon like simple sacs when they are fully expanded or filled with the air। अब देखिए, जैसे ही लंग्स के अंदर एयर इंटर होती है, जो लंग्स है ना फ्रॉग के, वो क्या हो जाएंगे, बलून की तरह से स्विल अप हो जाएंगे। जैसे हम देखते हैं कि जो बलून है ना, जब हम उसके अंदर एयर को फिल करते हैं ना, वो स्विल अप हो जाता है। इसी तरह से जैसे ही फ्रॉग अपनी बॉडी के अंदर, मतलब जैसे ही लंग्स के अंदर एयर दाखिल होगी, तो उसके जो लंग्स होंगे ना, वो बलून की तरह से फूल जाएंगे और वो एक्सपेंड हो जाएंगे, क्योंकि ना उसके वो मतलब जो लंग्स है ना, वो फिल अप है एयर के साथ। थिन वॉल्ड द एयर चैम्बर एट प्रेजेंट इन द लंग्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द लंग्स। अब देखना, ये जो लंग्स है ना, ये मुश्तमिल होते हैं थिन एयर चैम्बर के ऊपर। मतलब ये जो थिन एयर चैम्बर है, ये लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो इंक्रीज़ करते हैं सरफेस एरिया ऑफ द लंग्स को। क्योंकि ना, अगर जब वो इंक्रीज़ करेगा ना सरफेस एरिया को, वो इजीली अपने गैसेस को एक्सचेंज कर सकेगा। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी, मतलब जो हमने फर्स्ट लेक्चर को पढ़ा था ना, उसके अंदर हमने ये बात की थी कि ना गैसेस के एक्सचेंज के लिए ना जो सरफेस एरिया ना, उसका ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। जब सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा ना, तो ऑर्गेनिज्म से मतलब जो एनिमल्स है ना, वो अपनी रेस्पिरेशन के प्रोसेस को अच्छी तरह से कर सकें। The wall of the air chamber are richly supplied with the capillaries। अब देखना, जो वॉल है ना एयर चैम्बर की, वहाँ पे ना बहुत सारी कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। The main site for the exchange of gases in the lungs are the blood containing areas। जो सबसे मेन एरिया ना, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है लंग्स के अंदर, वो है ब्लड एरिया। जहाँ पे मतलब ब्लड एरिया मौजूद होगा ना लंग्स के अंदर, वहाँ पे ये गैसेस एक्सचेंज होंगी। आफ्टर द गैसेस कंज्यूम द एयर मूव आउट ऑफ द लंग्स थ्रू द नोस्ट्रल। जैसे ही मतलब अब देखें ना, ये क्या होगा, एक्सीलेशन का प्रोसेस हो रहा। अब क्या है, एयर मूव आउट हो रही थी लंग्स के ज़रिए से थ्रू नोस्ट्रल की तरफ। अब ये नोस्ट्रल के ज़रिए से एयर क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। अगर दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ कहें कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो मतलब नोस्ट्रल के ज़रिए से रिमूव हो रही है। द रिमूवल ऑफ कंज्यूम एयर वो होती है जो मतलब यूज़ कर चुके होते हैं, मतलब ऑक्सीजन को यूज़ करके जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है ना, उसको क्या कहते हैं, कंज्यूम एयर कहते हैं। द रिमूवल ऑफ कंज्यूम एयर
आउट ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन। अब देखें जो मतलब एयर कंज्यूम एयर है जो लंग के ज़रिए से मूव आउट हो रही है उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन। ये था हमारे पास फ्रॉग के अंदर के किस तरह से फ्रॉग अपना प्रोसेस करते हैं, मतलब रेस्पिरेशन का किस तरह से वो अपना प्रोसेस करते हैं। फर्स्ट हमने कहा कि स्किन को यूज़ करते हैं, बगल कैविटी को यूज़ करते हैं और लंग्स को भी यूज़ करते हैं। पहले हमने एक्सेलेशन का प्रोसेस कहा, फिर हमने एक्सेलेशन के बाद इनहेलेशन, फिर कहा एक्सेलेशन के किस तरह से वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि इसका एक और टॉपिक रहता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि ना गैसेस एक्सचेंज थ्रू द स्किन, मतलब इसके अंदर क्या होगा, स्किन के ज़रिए से जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। बकल कैविटी इज आल्सो सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स फॉर गैसेस एक्सचेंज। अब देखें जो बकल चैम्बर है ना इसके ज़रिए से भी गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये था हमारे पास मतलब फ्रॉग के अंदर कि किस तरह से फ्रॉग के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। अब हम देखते हैं कि बर्ड्स के अंदर किस तरह से इसका रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। अब देख रहे हैं जो बर्ड है ना इसके अंदर मोर एफिशिएंट फॉर्म में क्या होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। वो क्यों होता है ये हम स्टडी करते हैं। द एक्टिव एनिमल्स, अब देख रहे हैं जो बर्ड्स है ना इसको ना एक्टिव एनिमल्स भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं, द बर्ड्स आर वेरी एक्टिव एनिमल विद हाई मेटाबॉलिक रेट। अब देख रहे हैं ये जो बर्ड्स है ना ये एक्टिव फॉर्म में होते हैं और इनका जो मेटाबॉलिक रेट होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। दे नीड लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इसको ना लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब देख रहे हैं जो बर्ड्स होते हैं ना वो फ्लाई करते हैं। अब इनको फ्लाई करने के लिए एक तो एनर्जी की ज़रूरत होती है, मतलब उनका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है ना वो हाई फॉर्म में होती है। इसी तरह से उनको ना जैसे जैसे ये ऊंचाई की तरफ जाते हैं ना उनकी ऑक्सीजन की जो अमाउंट है ना वो ज़्यादा होती जाती है। इसी तरह से इनको ना ऑक्सीजन की अमाउंट भी ज़्यादा चाहिए होती है। देयरफॉर इन दियर बर्ड्स रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ मोर एफिशिएंट एंड दी एलेबोरेट। अब देखना ये जो बर्ड्स है ना इसके अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना वो मोस्ट एफिशिएंट और एलेबोरेट फॉर्म में होता है। बाकी जितने भी हम एनिमल्स पढ़ेंगे ना उन सब के की निस्बत मतलब ये जो बर्ड्स है ना इनके अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो मोर एफिशिएंट फॉर्म में होता है। वन वे फ्लो ऑफ द एयर। अब देखते हैं कि जो बर्ड्स हैं इसके अंदर वन वे फ्लो ऑफ एयर किस तरह से होती है। इन बर्ड्स देयर इज़ वन वे फ्लो ऑफ द एयर थ्रू द लंग्स, एयर इज द रिन्यूड आफ्टर द इंस्पायरेशन। अब देखें ना ये जो बर्ड्स हैं ना इसके अंदर वन वे फ्लो ऑफ एयर होती है। क्यों, क्योंकि ना इसमें क्या होता है ये अपने लंग्स को यूज़ करते हैं, मतलब लंग्स के ज़रिए से मतलब लंग्स के अंदर ऑक्सीजन दाखिल होती है और लंग्स के ज़रिए से कार्बन डाइऑक्साइड को ये रिमूव कर देते हैं। ये क्या होता है, वन वे फ्लो ऑफ एयर है। अब इसके अंदर एक स्पेशल टाइप के मतलब प्रोसेस मौजूद होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पैराब्रोंकाई कहते हैं। अब ये देखें ना ये क्या कहते हैं, पैराब्रोंकाई अ थिन वॉल डक्ट प्रेजेंट इन द लंग्स। अब देखना ये जो पैराब्रोंकाई है ना ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये लंग्स के अंदर एक डक्ट मौजूद होती है। मतलब ये जो पैराब्रोंकाई है ना ये ओपन होते हैं एट द बोथ एंड द एयर इज कॉन्स्टेंटली वेंटिलेटेड। अब देखना ये जो पैराब्रोंकाई है ना ये दोनों एंड से क्या होती है ओपन होती है, जहाँ से मतलब एयर दाखिल भी होती है और जहाँ में और दूसरी साइड से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है रिमूव हो जाती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वन वे फ्लो ऑफ एयर कहते हैं। अब ये जो पैराब्रोंकाई का प्रोसेस होता है ना ये मतलब बर्ड्स के अंदर होता है और ये जो बर्ड्स के अंदर पैराब्रोंकाई का प्रोसेस होता है ना ये लंग्स की जगह पे होता है। मतलब इसमें ये जगह होता है कि ना जो बर्ड्स हैं ना अपने लंग्स को यूज़ नहीं करते बल्कि पैराब्रोंकाई के प्रोसेस को यूज़ करते हैं। ये जो पैराब्रोंकाई का प्रोसेस ये ऐसा मतलब वर्क करते हैं लंग्स की तरह से, जिस तरह से हमारा लंग्स वर्क करते हैं इसी तरह से ये पैराब्रोंकाई भी वर्क करता है। ये मतलब क्या था कि बर्ड्स के अंदर की मतलब ये जो गैसेस एक्सचेंज ये किस तरह से होती है, मतलब हमने कहा ये इसके अंदर वन वे फ्लो होता है। पैराब्रोंकाई के ज़रिए से ऑक्सीजन को अपने अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को नेक्स्ट एंड के ज़रिए से और इसको रिलीज़ कर देते हैं, क्योंकि इसके जो पैराब्रोंकाई के एंड होते हैं ना दोनों एंड ये ओपन होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है ना ये बर्ड्स के अंदर किस तरह से होता है। The chief site of the gases exchange are thin walled of these parabronchi. The blood flow in the lungs is opposite to the air flow through the parabronchi. अब देखें ना हमने पहले भी कहा जो पैराब्रोंकाई है ना इसके अंदर क्या होता है, पैराब्रोंकाई का हमने कहा दो एंड होते हैं, उसके दोनों एंड क्या होते हैं एक दूसरे अपोजिट होते हैं और दोनों एंड क्या होते हैं ओपन होते हैं।
जिस एंड से कार्बन डाइऑक्साइड को वो अपने अंदर लेके आएगा, दूसरे एंड से क्या करेगा, उसको रिमूव आउट कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव आउट कर देगा। ये क्या होता है, एक काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है। मतलब एक एंड से ऑक्सीजन को लेना और दूसरे एंड से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देना। ये क्या है, एक अपोजिट प्रोसेस, उसको क्या कहते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। दिस the blood flow direction in the lungs is opposite to the air flow through the parabronchi. This counter current mechanism exchange the amount of the oxygen which is enter the blood. अब देख लीजिए जो पैराब्रोंकाई का प्रोसेस होता है ना, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस को इंक्रीज कर देता है। मतलब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा इंटर होगी। मतलब देखना एक एंड होता है, एक मतलब एंड है जो मतलब स्पेशल है कि वहाँ से ऑक्सीजन इंटर होनी है। अब दूसरा एंड है वो स्पेशल है कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल के लिए। अब देखना एक एंड जब एक मखसूस चीज़ के लिए ना स्पेसिफिक कर दिया है तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, लार्ज अमाउंट में इंटर होगी। और इसी तरह से ऑक्सीजन लार्ज अमाउंट में इंटर होगी, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी लार्ज अमाउंट में रिलीज हो जाएगी। नो एयर रिमेन इन पैराब्रोंका इन रिस्पेक्ट द लंग्स इन द बर्ड्स आर वेरी एफिशिएंट। अब देखें ना ये जो एयर है ना पैराब्रोंका के अंदर मतलब रिमेनिंग नहीं देते, वहाँ पे कोई भी एयर मौजूद नहीं होती। मतलब देखें ना एक एंड से दाखिल हो रही है और दूसरे एंड से रिमूव आउट हो रही है, इसलिए वहाँ पे जो एयर होती है ना वो रिमेनिंग नहीं होती। इन रिस्पेक्ट द लंग्स एंड द बर्ड्स आर वेरी एफिशिएंट। अब इसलिए कहा जाता है जो बर्ड्स है ना इसके अंदर जो लंग्स मौजूद होते हैं ना वो वेरी एफिशिएंट फॉर्म में होते हैं। ये था हमारे पास ये था हमारे पास बर्ड्स का प्रोसेस। हमने कहा जो बर्ड्स है ना इसके अंदर जो रेस्पिरेशन है वो एफिशिएंट फॉर्म में होती है और ये वन फ्लो डायरेक्शन में अपनी रेस्पिरेशन का प्रोसेस को परफॉर्म करता है। क्योंकि इसके अंदर जो पैराब्रोंकाई है उसके दोनों एंड ओपन होते हैं, एक एंड से ऑक्सीजन इंटर होती है, दूसरे एंड से ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है। इसी तरह से हमने कहा जो काउंटर करंट मैकेनिज्म भी बर्ड्स के अंदर मौजूद होता है, क्योंकि ये मतलब अपोजिट फॉर्म में ये मतलब फंक्शन या मैकेनिज्म को परफॉर्म करते हैं। ये था हमारे पास बर्ड्स। अब हम देखते हैं कि मैन के अंदर किस तरह से रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। अब देखिए ना मैन के अंदर ना डिफरेंट तरह के पैसेज मतलब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। द एयर पैसेज वे कौन से, अब देखिए ना किस तरह से एयर मतलब डिफरेंट ऑर्गन से पास होके किस तरह से एयर हमारी बॉडी के अंदर मूव आउट होती है और किस तरह से वहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करती है अपना। इसके अंदर डिफरेंट पैसेज भी हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन ऑक्सीजन इंटर होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नॉस्ट्रल है, नॉस्ट्रल के ज़रिए से ये हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, फिर वहाँ से नेजल कैविटी के अंदर जाएगी, नेजल कैविटी से फेरिक्स, फिर लैरिक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलर डक्ट्स, एल्वोलर सैक्स। इसी तरह से मतलब फर्स्ट पे हमारे पास क्या होगी, एयर इंटर होगी नॉस्ट्रल के ज़रिए से, नॉस्ट्रल से फिर नेजल कैविटी के अंदर जाएगी, नेजल कैविटी से फेरिक्स के अंदर जाएगी, फेरिक्स से फिर लैरिक्स में जाएगी, लैरिक्स से ट्रैकिया की तरफ जाएगी, ट्रैकिया से ब्रोंकाई की तरफ, फिर ब्रोंक्यूल्स की तरफ, फिर एल्वोलर डक्ट्स की तरफ, फिर क्या हो गया एल्वोलर सैक की तरफ जाएगी। ये था एयर पैसेज वे मतलब किस किस के ऊपर मौजूद है, मतलब किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर एयर इंटर होती है। अब हम इसको वन बाय वन स्टडी करते हैं, नेजल कैविटी या नोस्ट्रल। अब देखना जो नोस्ट्रल होते हैं ना हमारे नाक के नथने होते हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, वहाँ से ये जाएगी नेजल कैविटी के अंदर। अब ये जो नोस्ट्रल है ना यहाँ पे एयर मतलब हेयर मौजूद होते हैं। अब ये जो हेयर है ना ये मतलब जब हम ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके जा रहे थे ना, ऑक्सीजन के अंदर ना छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल मौजूद होते हैं। अब जो हमारी नाक के अंदर जो हेयर मौजूद होते हैं ना वो उन डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर देती है और उन मतलब जो एयर होगी ना उसको फ़िल्टर कर देती है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर वो एयर जाए जो फ़िल्टर फॉर्म होगी। ये जो हेयर है ना हमारी नाक की, ये मतलब डस्ट पार्टिकल को फ़िल्टर करती है। अब वहाँ से ये कहाँ पे जाएगी, नेजल कैविटी के अंदर जाएगी। अब नेजल कैविटी के अब ये जो नेजल कैविटी है विद म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब इसके अंदर क्या होगी, म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होती है, म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड मौजूद होती हैं, हेयर मौजूद होते हैं और सिलिएटेड एपिथेलियम मौजूद होता है। These cavities have a 3 subdivision due to the projection of the bones in them.
अब ये जो नेजल कैविटी है ना, इसको सब डिवीजन के अंदर डिवाइड किया गया है ड्यू टू द प्रोजेक्शन ऑफ द बोन्स इन द। अब देख रहे हैं ये जो हमारी मिड वाली हमारा जो नोज़ है ना, इसके अंदर जो मिड में जो है ना जो बोन है, ये मतलब सेपरेट कर देती है, मतलब इसकी सब डिवीज़न कर देती है। कितने में सब डिवीज़न करती है? 3 सब डिवीज़न कर देती है बोन्स के अंदर। अब देखेंगे जो नेज़ल कैविटी है हैव इंटरनल ओपनिंग इनटू द फेरिक्स। अब ये जाएगा नेज़ल कैविटी ओपन होगी फेरिक्स के अंदर। फेरिक्स मतलब ये जो हमारा थ्रोट्स है या ग्लोटिक्स भी हम इसको कहते हैं, ये यहाँ पे जाके ओपन होगी थ्रू द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल एयर इनटू द नेज़ल कैविटी वेयर इट इज फिल्टर विद द हेल्प ऑफ द हेयर सिलिका एंड द म्यूकस डस्ट एंड अदर द पार्टिकल्स कम आउट इन द नेज़ल कैविटी। ये हमने पहले बात कर ली थी कि ना जो नोस्ट्रल है वहाँ से एयर इंटर होगी नेज़ल कैविटी के अंदर, और फिर नेज़ल कैविटी के अंदर ये मतलब जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो हेयर सिलिका और म्यूकस के ज़रिए से उनको फिल्टर किया जाएगा। ये था हमारे पास नेज़ल कैविटी का फंक्शन के किस तरह से वो नोस्ट्रल किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है कि मतलब ये जो हेयर है ना हमारे नाक के अंदर, अल्लाह ताला ने ना इनको मतलब ऐसे नहीं बनाए, मतलब अल्लाह ताला ने इसलिए हमारे नाक के अंदर हेयर बनाए ताकि हम जब ऑक्सीजन को अंदर बॉडी के अंदर लेके जाएँ तो जो डस्ट पार्टिकल है ना उनको फ़िल्टर कर सकें। ये हमारे पास ना नाक के अंदर जो हेयर है ना उनका ये वर्क है। अब ये जो नोस्ट्रल है ना अब जो नज़ल कैविटी ना ये अब ओपन होगी फेरिक्स के अंदर। जो नोस्ट्रल ये ओपन हो रहे हैं या नेज़ल कैविटी ये ओपन हो रहे हैं फेरिक्स के अंदर। अब ये जो फेरिक्स है इट इज़ अ मस्कुलर पैसेज एंड लाइन विद द म्यूकस मेम्ब्रेन। अब देखना ये जो थोरक्स है ना ये इसके अंदर म्यूकस ग्लैंड मौजूद है। म्यूकस ग्लैंड क्या होता है? ये मतलब मॉइस्ट करता है जो मतलब जो फेरिक्स की जो लेयर है जो सरफेस है ना उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। प्लेट डिवाइडेड दिया फेरिक्स इनटू दिया नेज़ल फेरिक्स एंड दिया ओरल फेरिक्स। अब ये जो प्लेट है ना ये डिवाइड करती है फेरिक्स इनटू दिया नेज़ल फेरिक्स में और ओरल फेरिक्स के अंदर। ये इन फेरिक्स द पैसेज ऑफ एयर एंड फूड इज़ रेगुलेटेड टू द ट्राइकिया एंड द ऑसोफेगस रिस्पेक्टिव। अब देखना जो फेरिक्स है ना इसके अंदर क्या होता है जो एयर को मतलब अंदर लेके जाते हैं, और जो फूड है ना एंड फूड इज रेगुलेटेड टू ट्राइकिया एंड द ऑसोफेगस रिस्पेक्टिवली। अब देखना जो हम फूड लेते हैं वो फूड कहाँ से जाते हैं? हमारे जो गला है ना वहाँ से जाती है ना। इसी तरह से जो मतलब उसको ना ये जो एयर है ना ये उसको रेगुलेट करती है ताकि हमारा जो फूड है ना वो हमारे स्टमक की तरफ पहुंच जाए, और जो ऑसोफेगस है ना उसको भी ये मतलब एक म्यूकस प्रोवाइड करता है। जो म्यूकस मेम्ब्रेन है तो हमारे ऑसोफेगस के अंदर मॉइस्चर को प्रोवाइड करता है। ये था हमारे पास फेरिक्स के किस तरह से फेरिक्स के अंदर, और इसी तरह से फेरिक्स को ना कॉमन ट्यूब कहा जाता है एयर और फूड के लिए। मतलब यहाँ से फूड भी इंटर होती है और एयर भी इंटर होती है। ये क्या है? कॉमन ट्यूब है या एक कॉमन फेरिक्स है जिसके ज़रिए से एयर और फूड इंटर होती है। अब नेक्स्ट क्या है? हमारे पास लैरिक्स है। अब ये जो फेरिक्स है ना ये ओपन होती है लैरिक्स के अंदर। द अपर एंड ऑफ ट्रैकिया इज सराउंड बाय अ कम्प्लेक्स कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स। अब जो मतलब ट्रैकिया की जो अपर वाला पोर्शन है ना वो मतलब कवर होता है या सराउंडेड एक कम्प्लेक्स कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर के ज़रिए से, उसको क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स कहते हैं या एपिग्लॉटिक्स भी कहते हैं। अब ये जो एपिग्लॉटिक्स क्या होता है? एपिग्लॉटिक एक कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है, मतलब इसके अंदर क्या है? एक कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द मसल्स, इसको मसल के ज़रिए से कंट्रोल किया जाता है। एपिग्लॉटिक्स एज द लेड एंड द हाइंड लाइक इन द एक्शन। अब देखना ये जो एपिग्लॉटिक्स है ना या वॉइस बॉक्स है ना, एक तो ये मसल्स को कंट्रोल करते हैं और ये मतलब कार्टिलेजिनस बोन्स से मिलकर बना हुआ होता है। दूसरा ये ना अगर हम देखें ना जो हमारे घर डोर होते हैं ना, जिस तरह से डोर को हम ओपन करते हैं और क्लोज़ करते हैं, इसी तरह से ये जो फेरिक्स है ना ये लेड की तरह से काम करता है। लेड कहते हैं ढक्कन को, मतलब ये ओपन भी होता है और क्लोज भी होते हैं। जैसे हमारी मतलब अगर एयर इंटर हो रही है तो ये ओपन हो जाएगा, इसी तरह से फूड इंटर हो रही है तो ये ओपन हो जाएगा। ड्यूरिंग दिस स्वेलिंग इट ऑटोमेटिकली कवरिंग दिस ओपनिंग ऑफ दिया लैरिक्स एंड प्रिवेंट द एंटरिंग ऑफ फूड और दिया लिक्विड इनटू दिया लैरिक्स। अब देखें ना जैसे ही हमारी ना मतलब जैसे हम कोई चीज़ खाते हैं या स्वेलअप करते हैं ना, ये क्या होती है? ये ऑटोमेटिकली कवर कर देती है ओपनिंग ऑफ द लैरिक्स को। मतलब ये जो लैरिक्स है या वॉइस बॉक्स है ना या एपिग्लॉटिक्स है ना ये उसको जाकर ना कवर अप कर देती है
ताकि ना उसके अंदर ना तो कोई फूड इंटर हो, ना ही कोई लिक्विड इंटर हो। इसलिए वहाँ पे जाके इसको क्या कर देती है, कवर कर देती है। ग्लॉटिक्स इज द कैविटी ऑफ द लैरिक्स एंड इज आल्सो हैज अ म्यूकस मेम्ब्रेन कवरिंग। ये जो ग्लॉटिक्स है ना, ये एक लैरिक्स की कैविटी है जो मतलब मुश्तमिल होती है म्यूकस मेम्ब्रेन कवरिंग के ऊपर। ये था एपिग्लॉटिक्स। फर्स्ट में हमने कहा ये जो लैरिक्स है ना, लैरिक्स को क्या कहा जाता है, वॉइस बॉक्स कहा जाता है या एपिग्लॉटिक्स भी कहते हैं। ये जो एपिग्लॉटिक्स है ना, ये कार्टिलेजिनस बोन से मिलकर बनी हुई होती है। ये मसल्स को कंट्रोल करती है और ये लेड की तरह से वर्क करती है। जैसे ही हम फूड को इंटर करते हैं, मतलब स्वेल अप करते हैं, जब कोई भी लिक्विड खाते हैं, ये जो एपिग्लॉटिक्स है ना, ये क्लोज हो जाती है। और ये जो एपिग्लॉटिक्स है ना, ये मतलब मुश्तमिल होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है ना, वो है वोकल कार्ड। ये जो वोकल कार्ड है, ये क्या होता है? ये जो वोकल कार्ड आर द फाइब्रस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द लैरिक्स, दे आर द टू इन द चैम्बर एंड एवरीथिंग द एजेस। अब देखना, जो वोकल कार्ड होते हैं ना, इसका जो मेन फंक्शन होता है ना, साउंड को प्रोड्यूस करना। साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेशन के ज़रिए से। मतलब जब भी पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं तब हम साउंड प्रोड्यूस होती है। ये जो वोकल कार्ड होती है ना, ये मिलकर बनी हुई होती है फाइब्रस स्ट्रक्चर के ज़रिए से, जो प्रेजेंट होते हैं लैरिक्स के अंदर। ये क्या होते हैं? दे आर 2 इन नंबर, मतलब इसके अंदर जो नंबरिंग होते हैं ना वोकल कार्ड की, वो 2 होती है। और थिन एज, इसकी जो एजेस होंगे ना, वो थिन एजेस होंगे। जो वोकल कार्ड, इसका जो मेन फंक्शन होता है ना, साउंड को प्रोड्यूस करना, मतलब आवाज़ को प्रोड्यूस करना। अब हमारे पास नेक्स्ट है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है? लैरिक्स लीड टू द ट्रैकिया। अब लैरिक्स से क्या हो जाएगा? ट्रैकिया की तरफ चलेंगे, विच इज़ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ट्रैकिया क्या होता है? एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है एंड सपोर्टेड बाय द सी शेप कार्टिलेज। ये जो ट्रैकिया है ना, ये अगर हम इसकी शेप देखें ना, वो सी शेप होती है। अब सी शेप क्यों होती है? अब देखें ना, जब भी हमारी बॉडी के अंदर है ना एयर इंटर नहीं होती, तो तब ये जो सी शेप कार्टिलेज है ना, ये इसलिए इसको सी शेप अल्लाह ताला ने बनाया, ताकि ना जब एयर नहीं हमारी बॉडी के अंदर जाती तो ये कोलैप्स ना हो। मतलब सी शेप कार्टिलेज ये कोलैप्स होने में बचाते हैं। इसीलिए हमारी जो ट्रैकिया है ना, ये सी शेप में है ताकि ये कोलैप्स ना हो सके। ड्यू टू दिस द कार्टिलेज ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स एंड प्रोवाइड अ पैसेज एयर टू द माउथ। देखें, ड्यू टू द कार्टिलेज मतलब इस कार्टिलेज की वजह से, इस सी शेप की वजह से ये कोलैप्स नहीं होते और ये मतलब प्रोवाइड करते हैं पैसेज एयर टू मूव। ट्रैकिया आफ्टर पासिंग थ्रू द नेक, ये जो ट्रैकिया है ना, ये पासिंग थ्रू द नेक के जरिए से इंटर दी चेस्ट, ये चेस्ट के अंदर इंटर होगा। मेयर इट इज़ डिवाइड इनटू 2 ब्रोंकाई, जहाँ पे मतलब देखिए ना, ये जो ट्रैकिया है ना, अब ये नेक से होता हुआ चेस्ट कैविटी के अंदर आ जाएगा। चेस्ट कैविटी के अंदर ये 2 ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो जाएगा। ईच ब्रोंकस ऑन द एंट्री इनटू द लंग्स, मतलब ईच ब्रोंकस इंटर होगा लंग्स के अंदर और वहाँ पे जाके ये डिवाइड होगा एंड सब डिवाइड इनटू द स्मॉलर ट्यूब्स एंड चैनल्स। अब देखें ना, जब जो ब्रोंकस है ना, वो इंटर होगा लंग्स के अंदर। जब लंग्स के अंदर इंटर हो जाएगा, फिर वो सर्वर इसके अंदर डिविजन्स होंगे, वो स्मॉल ट्यूब्स और चैनल के अंदर डिवाइड हो जाएगा। स्मॉलर ब्रोंकाई यदि है व्हेन अटेन द डायमीटर ऑफ 1 मिलीमीटर या लेस देन दे आर कॉल्ड द ब्रोंक्यूल्स। अब देख रहे हैं, जो स्मॉलर ब्रोंकाई है ना, उसका जो डायमीटर होता है ना, वो 1 मिलीमीटर होता है। जो उससे कम होता है उसको क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स आर मेड अप ऑफ सर्कुलर एंड स्मूथ मसल्स एंड दे टोटली लाइक द कार्टिलेज। ये जो ब्रोंक्यूल्स है ना, ये मतलब देखें, अगर ब्रोंक्यूल्स की अगर हम शेप देखें तो वो सर्कुलर फॉर्म में होती है और स्मूथ मसल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, लेकिन ये इसके अंदर जो ना कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता। ये था हमारे पास ट्रैकिया के, मतलब ये जो ट्रैकिया है ना, ये मतलब अगर हम देखें, ये जो ट्रैकिया हमारे लैरिक्स से, ये ट्रैकिया की तरफ एयर मूव होती है। ट्रैकिया क्या है? सी शेप में हमने कहा है। और सी शेप क्यों है? क्योंकि नहीं ना, अगर इसके अंदर सी शेप ना होती, मतलब ये जो कार्टिलेज है अगर ये सी शेप में ना होते, एयर की गैर मौजूदगी में या विदाउट द एयर, ये क्या हो जाते? कोलैप्स हो जाते, जिसकी वजह से इसकी शेप को सी की तरह से, मतलब जिस तरह से हम सी बनाते हैं ना, इसी तरह से इसकी जो शेप वो सी की तरह से है, ताकि ये कोलैप्स ना हो सके। और फिर ये ट्रैकिया ना इंटर होगा नेक से होता हुआ चेस्ट कैविटी के अंदर होगा, चेस्ट से फिर ये मतलब 2 ब्रोंकाई के अंदर इंटर हो जाएगा, ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स के अंदर। ये जो ब्रोंकस है ना, ये लंग्स के अंदर ओपन हो जाएगी
फिर इसके अंदर सब डिवीज़न होगी, छोटे छोटे ट्यूब्स और चैनल्स बनेंगे। और जो स्मॉलर ब्रोंकाई है ना, ये जो मतलब इसका जो डायमीटर होता है ना, ये मतलब 1 मिलीमीटर होता है। और दूसरा ये कि ना इसके और या इससे कम भी हो सकता है। उसको क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स के जो वो क्या होते हैं, ब्रोंक्यूल्स सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, स्मूथ मसल के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, और ये इसके अंदर कार्टिलेज मौजूद नहीं होते। ये था ट्रैकिया। अब हम देखते हैं कि ना एल्वोलाई क्या होता है। दी ब्रोंक्यूल्स आर The bronchioles are divided and subdivided into the lungs and open into a large number of their sacs. अब देखना, ये जो ब्रोंक्यूल्स है ना, हमने क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स क्या है, स्मूथ हैं और इसके अंदर कार्टिलेज मौजूद नहीं होते। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स है ना, ये मज़ीद डिवाइड होंगे और सब डिवाइड होंगे लंग्स के अंदर और ओपन हो जाएंगे लार्ज नंबर ऑफ एयर सैक्स के अंदर। ये जो लार्ज नंबर ऑफ एयर सैक्स है ना, ये क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं, जैसे ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, उसको क्या कहते हैं, एल्वोलाई कहते हैं। ईच एयर सैक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल सिंगल लेयर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वोलाई। हर एयर सैक्स ये मुश्तमिल होता है सिंगल लेयर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के ऊपर, उसको कहते हैं एल्वोलाई। दीज आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ दियर लंग्स। ये जो एल्वोलाई है ना, ये फंक्शनल यूनिट है लंग्स का। अगर कोई आपसे पूछे कि मतलब जो फंक्शनल यूनिट है ना लंग्स वो क्या है, जो फंक्शनल यूनिट है ना लंग्स का वो क्या है, एल्वोलाई है। ईच एल्वोलस इज़ प्रोवाइड बाय अ रिच नेटवर्क ऑफ द ब्लड कैपिलरीज। मतलब ये जो एल्वोलस है ना, ये प्रोवाइड करता है नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज के ऊपर, ये मुश्तमिल होता है। विच आर द एक्सीलेंट साइड फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये क्या है, एक एक्सीलेंट मतलब एक बेहतरीन साइड है जहाँ से ये गैसेस की एक्सचेंज होती है। अगर हम फिर से इसको देखें, अगर इसका निचोड़ निकालें कि एल्वोलाई है क्या, फर्स्ट पे ये है कि ना, ये जो एल्वोलाई है ना, ये क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि ग्रेप्स होते हैं ना, अंगूर होते हैं ना, जैसे अंगूरों के मतलब क्लस्टर बने हुए होते हैं ना, ऐसी इसी तरह से ये एल्वोलाई मौजूद होते हैं। ये जो एल्वोलाई है फंक्शनल यूनिट है लंग्स का, और ये एल्वोलस ना ये मुश्तमिल होता है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज के ऊपर, जहाँ से ये गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। अब हम देखते हैं कि लंग्स क्या होते हैं। लंग्स आर क्लोज सैक विच आर कनेक्टेड टू द आउटसाइडर बाय द वे ऑफ द ट्रैकिया एंड नोस्ट्रल और माउथ। अब ये जो लंग्स है ना, ये क्लोज सैक है जो कनेक्टेड होते हैं आउटसाइड की तरफ बाय द वे ऑफ द ट्रैकिया और नोस्ट्रल और माउथ के ज़रिए से ये कनेक्टेड होते हैं। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मिलियन ऑफ एल्वोलाई लंग्स बिकम द स्पॉन्ज। क्योंकि ना अब देखना, ये जो लंग्स होते हैं वो स्पॉन्जी क्यों होता है, क्योंकि ना इसके अंदर बहुत सारे मिलियंस की तादाद में क्या होता है, एल्वोलाई मौजूद होते हैं। ये लंग्स आर प्लेस्ड इन चेस्ट कैविटी। लंग्स कहाँ पे होते हैं, लंग्स कहाँ पे मौजूद होते हैं, चेस्ट कैविटी के अंदर, जो बॉन्डेड होते हैं मसल के ज़रिए से। लंग्स आर आल्सो कॉल्ड विद डबल मेम्ब्रेन डबल लेयर थिन मेम्ब्रेनस सैक्स कॉल्ड होती है पेल्यूरा। अब देखना, ये जो लंग्स ना, ये डबल लेयर के ऊपर मौजूद होता है, उस सैक्स को क्या कहते हैं, पेल्यूरा कहते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग किस तरह से होती है। ब्रीथिंग इज़ a mechanical process which is concerned with pumping in and out to the and from the lungs। अब देखना ब्रीथिंग क्या होती है, हम एयर को बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। किसके ज़रिए से ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है, लंग्स के ज़रिए से होता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथिंग एक्चुअली में इसका मतलब होता है किस तरह से हम सांस लेते हैं, किस तरह से ऑक्सीजन को हम अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ये सारा प्रोसेस कहाँ किसके ज़रिए से होता है, लंग्स के ज़रिए से होता है। When a person is at the rest, the rate of breathing is 15 to 20 टाइम पर मिनट। अगर कोई शख्स मतलब रेस्ट में अगर वो सो रहा है तो उसके जो ब्रीथिंग का रेट होगा ना, वो 15 to 20 टाइम पर मिनट होगा। ड्यूरिंग द एक्सरसाइज व्हेन इट मे राइज अप 30 to 40 टाइम पर मिनट। अगर कोई शख्स मतलब एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका जो ब्रीथिंग का रेट होगा ना, वो बढ़ जाएगा, वो 30 से 40 टाइम हो जाएगा। क्योंकि देखिए ना, अब अगर कोई शख्स अगर ऐसे वो नॉर्मली चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, जो भी कर रहा है, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ कर रहा है वो नॉर्मल तरीके से अगर कर रहा है तो उसके अंदर जो ब्रीथिंग का रेट होगा ना 15 to 20 टाइम होगा। लेकिन अगर वो एक्सरसाइज करता है, मतलब दौड़ता है या कोई भी एक्सरसाइज करता है, तो उसके अंदर ब्रीथिंग का प्रोसेस ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसका जो हार्ट होता है ना,
वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर रहा होता है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने के लिए ना मतलब एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जब एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो एनर्जी कहाँ से हम हासिल करते हैं? रेस्पिरेशन के प्रोसेस से हासिल से रेस्पिरेशन के प्रोसेस से हासिल करते हैं। रेस्पिरेशन का प्रोसेस किस तरह से होते हैं? मतलब अपने ऑक्सीजन को हम बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। ये क्या होता है? रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। ये तो हमारे पास ब्रीथिंग का प्रोसेस है, किस तरह से ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है, किस तरह से हम ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और उसकी रेट क्या होते हैं, अगर मतलब एक नॉर्मल शख्स के अंदर ब्रीथिंग का रेट क्या होता है, और इसी तरह से अगर कोई शख्स एक्सरसाइज कर रहा है तो उसके अंदर ब्रीथिंग का प्रोसेस मतलब उसके अंदर ब्रीथिंग का रेट कितना होता है, ये हमने स्टडी किया। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने 2 एनिमल्स को स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हमने फिशेस को स्टडी किया है, फ्रॉग को स्टडी किया है, मैन को स्टडी किया है, और उसके बाद हमने देखा था कि ब्रीथिंग का प्रोसेस किस तरह से होता है। इस तरह से रेस्पिरेशन का प्रोसेस आज के लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो गया कि किस तरह से मतलब गैसेस एक्सचेंज होते हैं, किस तरह से रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। हमने एनिमल्स और प्लांट दोनों के अंदर स्टडी कर लिया। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप सबको आज के लेक्चर समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ डिजीज़ हैं उसके साथ हम मिलेंगे आपको। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।